नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार के मुताबिक बजट को जनता के सुझाव पर जन भावनाओं के अनुरूप बनाया जाएगा, जिसके लिए धामी सरकार विभिन्न माध्यमों से जनता की राय ले रही है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति 10 जनवरी से पहले अपनी राय सरकार तक पहुंचा सकता है। जनता द्वारा भेजी गई राय और सुझावों को सरकार बजट में शामिल करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए धामी सरकार ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए वित्त विभाग ने राय शुमारी की योजना बनाई है। इसके लिए जनता के सुझाव मांगे गए हैं। आने वाली 10 जनवरी 2024 तक बजट की वेबसाइट, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं। इन सभी पर आगामी बजट को लेकर सुझाव दिए जा सकेंगे। सरकार के मुताबिक इस वर्ष भी जनता का बजट बनाया जाएगा। इसके लिए जनता से बजट को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक प्रदेश में सभी विभागों और संस्थाओं में कार्यरत मानव संसाधन की सटीक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री के मुताबिक बजट निर्माण में जनता की सहभागिता के लिए पिछले वर्ष में प्राप्त सुझाव का संज्ञान लेने के लिए सभी सचिवों को निर्देशित किया गया है। वहीं बीजेपी सरकार के इस कदम को सकारात्मक कदम बता रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार का जनता के प्रति भाव हमेशा ही रहता है, लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों के अनुरूप बजट बनाने की कोशिश कर रही है, जो सराहनीय है। देखिए, अभी आने वाले समय में बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अच्छा प्रयास किया है और हर बार वो बजट सत्र से पूर्व आम जनमानस की राय लेते हैं। वो ईमेल के द्वारा हो, एसएमएस के द्वारा है, व्हाट्सएप के द्वारा है, वो जो फ्री टोल नंबर है उसके माध्यम से है। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, कारोबारियों से, दुकानदारों से ये निवेदन किया है कि बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है, उससे पूर्व आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे हम उस बजट को लोक लुभावना बना सकें, जनता के लिए समर्पित कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के प्रति जो गारंटी है, जो जनता के प्रति जो भाव है, वो तो हमेशा बजट में व्यक्त होता ही है, लेकिन आम जनमानस की राय उसमें आ जाए। सब लोग अपनी अपनी राय दें कि बजट कैसा होना चाहिए, छात्र युवा क्या चाहते हैं, महिलाएं और बुजुर्ग क्या चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान क्या चाहते हैं, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है। इन सभी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रयास किया है और सभी लोगों के जो सुझाव आएंगे उनको संकलित करके बजट में उचित स्थान दिया जाएगा। एक तरफ जहां धामी सरकार बजट के लिए जनता से सुझाव मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता से मांगे जाने वाले सुझावों को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से ही राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। जनता के लिए ओपन फॉर्म होना चाहिए, जहां जनता अपनी राय रख सके। मगर बीजेपी सरकार अपने अनुषंगिक संगठनों, संघीय विचारधारा से जुड़े लोगों की राय को ही सबमिट कर देती है। पर्टिकुलर फॉर्मेट में राय मांगकर सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगती है। कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि जो बजट सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में बनाया था, उसमें सरकार को बताना चाहिए कि जनता की कितनी राय ली गई और कितना जनता के सुझावों को बजट में शामिल किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आम जनता से सुझाव मांगती जरूर है, लेकिन काम अपनी मर्जी से तय करती है। देखिए, इन्होंने पिछली बार भी आम जनता से राय ली थी, सुझाव मांगे गए थे, बुद्धिजीवियों से मांगे थे, अर्थशास्त्रियों से मांगे थे, टेक्नोक्रेट से मांगे थे। ये तो बताए सरकार भले कि पिछली बार हमारे पे इतने सुझाव आए थे, इतनों में हमने आम जनता के सुझाव सम्मिलित किए, इतने हमने फलां के सुझाव सम्मिलित किए। ये तो सुझाव मांगने वाली सरकार है, लेकिन अपनी मनमर्जी करने वाली सरकार। इनके मन में जो आता है वो करते हैं। अगर ये सरकार इतनी ईमानदार थी तो जैसे अन्य राज्यों में गैस का सिलेंडर 450 रुपये का देने का वायदा किया, यहाँ क्यों नहीं दे रही है सरकार? और बजट में जहाँ तक सुझाव की बात है, तो कम से कम सरकार को ये तो तय करना चाहिए कि हम अपने आर्थिक संसाधन कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे, नॉन प्लान के खर्चों में रोक कैसे लगे। ये सब चीज़ें सरकार को देखना चाहिए।
मैसेज। आपको बता दें कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट निर्माण के लिए जनता अपनी राय 10 जनवरी 2024 तक भेज सकती है। धामी सरकार ने जनता की राय ऑफिशियल वेबसाइट budget.uk.gov.in और ईमेल एड्रेस uk@nic.in पर मांगी है। आप अपनी राय व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9520820683 पर भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जनता की राय 10 जनवरी 2024 तक ही दी जा सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार को जनता के कितने सुझाव मिलते हैं और सरकार उन सुझावों को कैसे बजट में शामिल करती है। लेकिन फिलहाल तो जनता की मिली जुली प्रतिक्रियाएं ही सामने आ रही हैं। ANB न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तराखंड को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ तैयार किए जा रहे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में धामी सरकार मातृशक्ति का विशेष ध्यान रखेगी और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले धामी सरकार के नए बजट में प्रदेश की आधी आबादी के हित में कई घोषणाएं और प्रावधान नजर आएंगे। लेकिन धामी सरकार के पिछले बजट में क्या खास था और इस बार किन मुद्दों पर सरकार करेगी फोकस, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बात अगर पिछले बजट की करें तो धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो उस वक्त चालू वित्त वर्ष के बजट के मुकाबले 18.05% अधिक था। बजट में शिक्षा के लिए 10,459 करोड़ रुपए, जोशीमठ भू धसाव राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए और 300 मेगावाट परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। आइए आपको बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किन बिंदुओं पर खास फोकस किया गया था। 2023-24 के बजट की मुख्य बातें। 2023-24 के बजट में इन बिंदुओं पर रहा था धामी सरकार का फोकस। मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया था। समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई थी। मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को आसान बनाने पर फोकस किया गया था। पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एवं संरक्षण किया गया था। निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता पर जोर दिया गया था। प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक विकास पर जोर दिया गया था। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन पर जोर दिया गया था। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया था। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया था। भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने हेतु प्रावधान किया गया था। एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया गया था। पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 1,90,00,000 छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया था। T20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया था। स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ तैयार किए जा रहे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में धामी सरकार मातृशक्ति का विशेष ध्यान रखेगी और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विधानसभा में पेश होने वाले बजट में प्रदेश की आधी आबादी के हित में कई घोषणाएं और प्रावधान नजर आएंगे। सरकार ने पहले ही सभी विभागों को नया बजट बनाते समय महिलाओं के लिए विशेष बजट आवंटन करने को कहा था। प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव तैयार कर रही है। सशक्त उत्तराखंड की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए पहली बार अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक नीति इसमें झलकेगी। आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए भी ठोस रोड मैप सामने आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर राज्य के साथ ही केंद्र की सरकार का एजेंडा भी इसमें देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को केंद्र में रखकर कई नीतियां क्रियान्वित कर चुके हैं। मोदी सरकार के निर्देशन में राज्य की धामी सरकार ने भी
महिलाओं को केंद्र में रखकर कई नीतियों को मूर्त रूप दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो जहां धाबी सरकार बजट बनाने के लिए तमाम पहलुओं और हर वर्ग का ध्यान रखने का वादा कर रही है, वहीं जनता को भी सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं। एक तरफ धाबी सरकार विभिन्न माध्यमों से जनता से सुझाव मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता भी धामी सरकार से बजट को लेकर उम्मीद जता रही है। आइए सुनते हैं जनता की बात, जनता की जुबानी। आने वाला बजट है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? जो बजट आ रहा है उससे महिलाओं को असर तो होता ही है, क्योंकि महिलाएं रसोई को भी संभालती हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि सिलेंडर कितना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो घरेलू सामान है जिससे हमारी रसोई प्रभावित होती है, तो उन पर कुछ असर हो कि उनको थोड़ा सा उनकी महंगाई थोड़ी कम हो। और बाकी महिलाओं के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ ऐसी योजनाएँ आएँ जो उनके शिक्षा के लिए सहयोग करें। तो ऐसा इतना तो कम से कम आए कि बच्चों की शिक्षा में सहयोग मिल सके। फीस भी स्कूलों की महंगी हो रही है, तो कुछ सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी भी फीस पे थोड़ा थोड़ा कुछ ध्यान दिया जाए कि कुछ कम हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रजापति। सरकार आने वाले समय में बजट पेश कर रही है, जनता से सुझाव मांग रही है। आपका कैसा सुझाव है, किस तरह का बजट चाह रही हैं आप? सरकार का बजट आम आदमी को लेकर मेरी सोच जो कहती है, क्योंकि ये सरकार बहुत सुलझी हुई सरकारें हैं और ये सरकार जो बजट लाएगी वो जनता के हित में लाएगी, आम जनता के हित में होगा। और फिर भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार आम आदमी को बिल्कुल देख के, भाल के, आम व्यापारी को देखे, सब लोगों को देखकर अपना बजट पेश करे, ताकि आम आदमी को लाभ हो और इसकी चर्चा हो और चुनाव में इसका लाभ मिले। बजट में लगता है धामी जी तो धाकड़ धामी जी हैं और सरकार में धाकड़ तरीके से चला भी रहे हैं सरकार को। युवा मुख्यमंत्री हैं और मुझे उम्मीद है कि युवाओं के लिए जैसे बेरोजगारी वाली बात चलती है, लोगों को रोजगार की बात चलती है, तो उसे लेकर वो मंथन करके पूरा कैबिनेट बैठक जो होगी कैबिनेट की, दोबारा से पूरा बजट जब सत्र आएगा तो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा।
साहब? ब्रजमोहन शर्मा। भाई साहब, आने वाले समय में सरकार बजट पेश करेगी या किस तरह का बजट आप चाहते हैं? किस सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से ये उम्मीद है कि वैसे तो जो धामी जी हैं बहुत अच्छे हैं और इनको सराहनीय कार्य करते हैं, और हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आज तो ये तुम्हारा उज्ज्वला फैसला है और आपका गरीबों के लिए घर है, इनके मकानों के लिए थोड़ा सा, और गरीबों को देखते हुए गरीबों के लिए तो करना है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम करेंगे, सराहनीय कार्य करेंगे, और गरीबों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा, महिलाओं के लिए और शिक्षा में एक जो है उनके लिए बहुत जरूरी है, जो शिक्षा में अच्छा करेंगे तो इस बजट में राहत मिले, स्वास्थ्य में राहत मिले, स्वास्थ्य के लिए और ऐसी अपेक्षा है। अच्छा ही बजट है। अच्छा बजट है और गरीबों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तो लाभ यही अपेक्षा है। अच्छा, माननीय यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का एक निर्णय है जो विगत वर्षों से भी चलता आ रहा है कि जनता के बीच जाके इन चीज़ों को लाना कि बजट कैसा होना चाहिए, यानी कि उनके हित को सुरक्षित रखने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति से बात करके बजट को बनाना, तैयार करना, ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड सरकार की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जनता की चीज़ों को लेके, बातों को लेके, उनके विश्वास को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बजट की तैयारी कर रहे हैं। ये अच्छी एक पहल है, इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं इसके आगे बजट की तैयारी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का बयान, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास सार्थक है, अच्छा है, अच्छी पहल है, और जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, राशन से लेके, गैस सिलेंडर से लेके, बाकी चीज़ें जो महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं होती है जनता की, उन चीज़ों को लेके बजट को रखा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बजट रहने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जन से जुड़े व्यक्ति हैं, जनता की दर्द को समझते हैं, और ऐसा हमें भी उम्मीद है कि एक अच्छा बजट पेश हो। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ज़मीन से उठ के काम किया है, उनको प्रत्येक व्यक्ति का दर्द, महिलाओं का दर्द उनको पता है, छात्रों का दर्द उनको पता है, इसलिए वो बहुत मूलभूत चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐतिहासिक काम इस प्रदेश में वो कर रहे हैं, जिसका हम सभी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है जिसने इस प्रदेश को शीर्ष पे ले आने का काम किया है, भारत में इसका सर ऊंचा रहे, पूरे विश्व भारत में ऐसा उन्होंने कार्य किया है। जो मूलभूत चीज़ें हैं, उनके अलावा पलायन का विषय है, रोजगार का विषय है, या ऐसा हम सोचे शिक्षा का विषय है, सही विषय में वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। ये बजट भी ऐसा हमें है कि उम्मीद है कि सराहनीय और उज्ज्वल भविष्य के लिए यहाँ के उत्तराखंड के लिए रहेगा। इन्हीं बातों को लेकर धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम संजीव कुमार। नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सरोज शर्मा है और मैं यहाँ एस एम जर्नल डिपार्टमेंट में हूँ। और बजट के बारे में मेरी राय है कि वैसे तो सरकार ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कल्याणकारी स्कीमें चला रखी हैं। एक तो इनको वो कंटिन्यू करे, और दूसरा ये जो दिक्कतें इसको इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं कि जो पहुँच नहीं हो पा रही है या उनमें रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करें। और जैसे कि घरेलू सामान है जो महिलाओं के रोज़मर्रा में आता है, और मेडिसिन की सुविधाएं हैं, वो सब उस पर कुछ और ज़्यादा ध्यान दें, मेडिकल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दें, एजुकेशनल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दें, और महिलाओं को जिससे हेल्प मिले, और रोजगार पे ज़्यादा फोकस करें। स्कीमें ऐसी हों जिसमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम लाए, और एजुकेशन है वो सब, उसमें जो है गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्कीमें अच्छी हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है इफेक्टिव हो और मास रीच हो।
देखिए, विगत वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की राय ली थी बजट बनाने से पहले, और आप ये भली भांति जानते हैं कि पिछला वर्ष भी जो बजट पेश किया था सरकार ने, वो जनता की निगाह में एक खरा बजट था। हमें उम्मीद है जो ये चेन चली है आगे, हर साल बजट पेश करने से पहले जनता की राय लेना, ये एक बहुत बढ़िया कदम है और सरकार को इसको आगे भी लगातार करते रहना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार का बजट विशेषकर महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित होना चाहिए और सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं भी लाई जाए जिससे थोड़ा बेरोजगारी कम हो और युवाओं ने जिन सपनों को देखते हुए इस राज्य का गठन किया था वो उनके सपने साकार हो सके। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर पूरा ध्यान देते हुए इसी तरीके का बजट लाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत महीनों में जो मैंने पहले भी कहा था, एक भागीरथी प्रयास जो किया गया कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आकर के निवेश करें, वो एक सफल आयोजन उन्होंने इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर करा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्वेस्टर समिट हुई है ये पूर्ण रूप से पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतरेगी और आने वाला समय आपको बताएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हैं उससे उत्तराखंड को कितना लाभ हुआ है। और मुझे उम्मीद है इससे उत्तराखंड के युवा बहुत 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 लाभान्वित होंगे। देखिए, राज्य सरकार की ये पहल है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वर्ष भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता से राय लेकर बजट तैयार किया था। इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, बड़ी स्वागत योग्य है और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और निस्संदेह इसके परिणाम पिछले वर्ष की तरह बहुत सुखद होंगे और बजट जो है आम जनता के अनुरूप बनेगा, उनके अनुकूल बनेगा और बजट अच्छा होगा, निस्संदेह अच्छा होगा। ऐसा मेरा मानना है। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और ये बड़ी अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने जनता को सर्वोपरि मानते हुए पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी उनकी राय जानकर ही बजट बनाने का निर्णय लिया है। और जनता की राय में अगर बजट बनेगा तो निस्संदेह ही बजट बहुत अच्छा होगा और जनता के अनुकूल होगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन या उसको बनाने के पीछे मंशा ही यही थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, पलायन रुके और यहाँ का विकास हो। तो इसको ही केंद्र में नज़र रखते हुए इसको ही केंद्र करते हुए राज्य सरकार बजट बनाएगी और इसीलिए जनता की राय ले रही है। तो सुना आपने, दरअसल उत्तराखंड की जनता, उसकी क्या राय है आगामी बजट को लेकर के। जिस तरह से इस बार कोशिश हो रही है सरकार के जरिए कि जनता से दरअसल सुझाव मांगे जाए। सरकार अपनी तैयारी तो कर ही रही है बजट को लेकर के, हर एक विभाग से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, क्योंकि आखिरकार राज्य का विकास करना है, जनता का विकास करना है, तो जनता की जन भागीदारी सुनिश्चित करके मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि 2024-25 का बजट बनाया जाए। रायशुमारी के जरिए दरअसल एक जनता का बजट लाने की कोशिश सीएम धामी कर रहे हैं। कौन कौन सी वो अहम योजनाएं इस बार बजट में देखने को मिलेंगी, इस पर सभी का ध्यान है और लोग इस बजट से क्या आशा लगा करके रखे हुए हैं, यही दरअसल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुझाव 10 जनवरी तक जनता के माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार को ये सुझाव मिल रहे हैं। हमारी भी आपसे ये अपील है कि आप वेबसाइट पर व्हाट्सएप नंबर के जरिए, ईमेल आईडी के जरिए सरकार को अपने सुझाव भेजें। आप जिन योजनाओं के मद में चाहते हैं कि सरकार वहां पर अपने बजट प्रावधान को आगे बढ़ाए, कौन कौन सी योजनाएं आपके लिए लेकर के आए, इस संबंध में अपने सुझावों को सरकार तक पहुंचाइए। डिसीजन मेकिंग में जनता को शामिल करना ये एक सार्थक पहल है और ये पहली बार नहीं कि ऐसा हो रहा है। पिछले बजट में भी सरकार ने इसकी कोशिश की थी। मुख्यमंत्री जी की जो कैबिनेट की बैठक थी उसकी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनके फैसलों पे मैं बधाई देता हूं
क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं बहुत अच्छे और बढ़िया फैसले लिए हैं, और इस फैसले को सभी को मानना चाहिए, और जो नहीं मानता है वह विरोधी है। मुख्यमंत्री जी हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बढ़ चढ़ कर मुख्यमंत्री जी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ साथ ये हमारे मोदी जी का नारा है, और मोदी जी का नारा जो है गलत नारा नहीं है, सही नारा है मोदी जी का। और विकास का मतलब है विकास कर रहे हैं, ये झूठा विकास नहीं है। मुख्यमंत्री जी की कितनी योजनाएं चल रही हैं, फ्री सिलेंडर है, आयुष्मान कार्ड है, और जितनी भी आज तक फैसिलिटी मिली है कभी किसी और सरकार में फैसिलिटी नहीं मिली। हमारे मुख्यमंत्री जी मोदी जी के कदम पे चल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और चलिए यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किस तरह का बजट सरकार को पेश करना चाहिए, इसी पर दरअसल आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूं। वसी जैदी साहब हैं, नेता कांग्रेस के हैं। वसी जैदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ साधना शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साधना शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मजहर नईम नवाब साहब आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी हम दरअसल समझेंगे कि सरकार बजट को लेकर के सरकार की सोच इस बार क्या है। चर्चा की शुरुआत करूंगा साधना शर्मा जी आपसे। डिसीजन मेकिंग में जनता को शामिल करना, जिनके लिए हम योजना लेकर के आ रहे हैं, दरअसल उन्हीं से पूछना कि आप बताइए
आप इस बजट में क्या क्या चाहते हैं? गुड गवर्नेंस का एक पहलू है ये। जी देखिए, वो धामी सरकार ने अभी तक जितने भी फैसले लिए हैं या जो भी कार्य किया है वो जनता की राय से ही लिया है, चाहे उसमें यूसीसी कानून हो, चाहे अन्य कोई और मसले हो, तो उन्होंने हमेशा जनता की राय शुमारी से ही कार्य किया है। इन्वेस्टर समिट हो या यूसीसी कानून हो या नकल विधेयक हो, बहुत सारे जो भी बातें हैं धामी सरकार हमेशा उस पे ही रही है, क्योंकि राय शुमारी से चली है और वो जनता का विकास करना चाहते हैं, जनता के फैसले करना चाहते हैं अच्छे, और जनता के लिए ही निर्णय लेना चाहते हैं। तो उनका हमेशा ही ये रहा है कि जो भी काम करें, और उन्होंने पिछले साल भी जो किया था वो जनता की राय से ही किया था। वो हमेशा जो भी काम करते हैं जनता की राय से ही करते हैं। पिछले साल भी जो बजट बना था वो भी जनता की राय से बना था। तो वो चाहते हैं राज्य का विकास हो, चाहे उसमें हमारे युवा रोजगार के लिए हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी महिलाओं का विकास हो, क्षैतिज आरक्षण हो, सभी में उन्होंने राय ली है और हमेशा विकास के तौर पर चल रहे हैं वो। और मुझे उम्मीद है कि जैसे वो काम कर रहे हैं उससे राज्य का विकास होगा और हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अक्सर होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। वसी साहब, अगर सरकार जनता से पूछ करके अपनी योजनाओं को लागू कर रही है, हर एक प्रमुख फैसले पर जनता की राय ले रही है, तो ये तो एक सकारात्मक पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस इसको लेकर के आपत्ति क्यों दर्ज कर रही है? आपका बड़ा अच्छा पहलू है कि जनता से पूछा जाए। और आपको याद होगा कि जब पहला बजट अभी धामी सरकार का जो पिछला बजट था, ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट बजट था, क्योंकि ये गैर सैंड में पहला पूर्ण बजट था पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट का। और इस बजट से पहले आपने देखे होंगे शहर भर के अंदर, बल्कि पूरे प्रदेश भर के अंदर होल्डिंग्स थे, बैनर्स थे, कई तरह की प्रोग्राम हुए, कई बार प्रेस वार्ता की। माननीय वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नैनीताल जाकर भी प्रेस वार्ता की, हल्द्वानी भी गए, कई पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने दौरा किया। लेकिन सवाल यह है कि जब बजट पेश किया गया तो वो बजट जनता के सरोकारों पर कितना खरा उतरना था और कितना खरा उतरा है। और अगर आज हम बात करते हैं कि 2 महीने बचे हैं उस बजट के इस पूरी राशि को खत्म करने के लिए, आज हम कहां पर खड़े हैं? जनता से पूछना एक अच्छा मुद्दा है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं, लेकिन जनता के सुझाव को बजट में शामिल करना यह अलग पहलू है। इस बात पर एक बार श्वेत पत्र जारी करे भाजपा, इस बात को कहे कि हमने जनता के पास इतने, हमारे पास इस माध्यम से, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या प्रेस वार्ता में या किसी कार्यक्रम में यह सुझाव हमें मिले हैं और इस सुझाव को हमने प्रमुखता से अपने बजट में शामिल किया है। आप बजट अपने मन से बनाइए, दिखाने के लिए कुछ और है, बताने के लिए कुछ और है। आप ने बजट के अंदर जो जनता के सुझाव अगर लिए थे तो कितने आपने सुझाव को शामिल किया, और अब आज हम बात करते हैं तो सुझाव पर कितना अमल किया गया, ये बड़ा पहलू है। आज फिर अब 2 महीने के बाद आपने फिर सुझाव के उस अलाप को दोबारा शुरू कर दिया कि हम सुझाव लेंगे। तो सुझाव पर अभी आप एक बार इस बात को तो बताइए कि पिछले सुझाव पर क्या काम हुआ। आपको याद होगा कि पिछले बजट की बात करते हैं वाजपेयी जी, तो उसमें मानव क्षेत्र में विकास को बड़ा जोर दिया गया था। स्वरोजगार के लिए अलग से बजट जारी किया गया था, मिलेट मिशन के लिए अलग से बजट जारी किया गया था, और जो फल उत्पादन की मंडियां लगनी थी, जो ऑर्गेनिक के ऊपर काम होना था, उसके ऊपर अलग से काम किया गया था। कृषि के अंदर की बात करते थे, आज हम कहां पर खड़े हैं आपको याद होगा। नहीं तो वसी जैदी दी, वसी साहब, आपने ये जो बताया कि इन मदों पर बजटीय प्रावधान किया गया था, इस पर क्या सरकार की योजनाएं फलीभूत नहीं हुई हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? और कोई ठोस प्रमाण आपके पास है? 40 करोड़ रुपए का प्रावधान था, कितने स्वरोजगार लगे, कितने स्वरोजगार लगे? चलिए ठीक है, मजहर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, मजहर साहब से ही जवाब ले लेता हूं। मजहर साहब भाई, आप कोई श्वेत पत्र जारी करिए और बताइए कि जो सुझाव आपको मिल रहे हैं उन सुझावों में से कितने सुझावों को आप लोग बजट में शामिल करते हैं? सिर्फ ये दिखाया जा रहा है क्या कि हम भाई राय शुमारी कर रहे हैं? देखिए, जब पिछली बार बजट सत्र से पूर्व राय शुमारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम जनता के बीच में की गई थी, तो सबसे बड़ा एक मुद्दा था रोजगार का, कि पहाड़ी क्षेत्रों से जो रोजगार की कमी होने की वजह से पलायन होता था तेजी से।
और महिलाओं को किस तरीके से रोजगार से लगाया जाए। जो महिलाएं घर में काम करती हैं, विधवा महिलाएं हैं और आपके क्या नाम है जो शिक्षा प्राप्त कर ली है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन महिलाओं को कैसे रोजगार मिले। हमने ये प्रधान मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत एक बड़ा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में लाए और हमने उनके ट्रेनिंग के और उनके जो कार्यक्रम चलाए। आज महिला समूह के रूप में 20,000 महिलाएं हमारी रोजगार से लगी हैं, उनके समूह के रूप में काम कर रही हैं। एक महिला को 500 से 1,000 रुपए की आमदनी हो रही है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हमने ज्यादा महत्व दिया और उन योजनाओं का लाभ जो है आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है और एक वर्ष में लगभग 70% उत्तराखंड में आयुष्मान से जोड़ने का काम किया। उस आयुष्मान में एक बजट का प्रावधान किया। पूरे भारत में कुछ परसेंटेज लोगों के आयुष्मान का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड में हर व्यक्ति को आयुष्मान से जोड़ा गया। उसके लिए बजट उत्तराखंड का एक बड़ा बजट जो है आयुष्मान में खर्च किया गया। इसके अलावा बेरोजगारी के लिए जो रोजगार, बेरोजगारी के लिए जो छोटे छोटे उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योगों के एक प्लानिंग बनाई गई और छोटे छोटे उद्योग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने के लिए। नवाब साहब, ये तमाम वो योजनाएं थी, इन मदों पर सरकार की तरफ से खर्चा किया गया, ये आप बता रहे हैं। आगे जब चर्चा और बढ़ाएंगे तब आप और भी बताइएगा पूरे सिलसिलेवार ढंग से, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर एक जवाब आप दे दीजिए। जो कांग्रेस की तरफ से एक ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भाई सुझाव लिए जाते हैं लेकिन उन सुझावों के अनुसार सरकार बजट नहीं बनाती है। देखिए, जनता के बीच में मैसेज क्लियर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जनता से सुझाव मांग रहे हैं। अगर उनके मन में ये बात बैठ गई कि भाई हमारे सुझाव नहीं सुने जाते हैं, तो फिर उस तरीके से जन भागीदारी नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुझाव जनता के हैं और जनता के सुझाव को अगर कांग्रेस ये मानती है, नेता प्रतिपक्ष यहाँ इनके नेता प्रतिपक्ष उनको जो सरकार, उनको जो जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनाने का दिया है और उनको उनका काम क्या है, समीक्षा करना। वो ऐसा कोई मुद्दा बताएं जो पुराने प्रस्ताव में और बजट में पास हुआ और वो काम नहीं हुआ है, सरकार ने नहीं किया। ये अभी बीच में कांग्रेस द्वारा एक आंदोलन किया गया, सड़कें, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं। आज बड़ा बजट जो है सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। शहर की सारी सड़कें बनाई जा रही हैं। ज़ैदी साहब बताइए, चौड़ीकरण का काम हो रहा है। जो बजटीय प्रावधान किए गए थे उनमें से कहां पर सरकार चूकी है? साहब ने बड़े अच्छे मुद्दे बताए। उन्होंने कहा कि 70% एक साल में आयुष्मान कार्ड से जोड़ा, यानी कि अब से एक साल पहले तक केवल 30% ही लोग आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए थे। अभी कहा मजहर भाई ने ये भी कहा कि 20,000 महिलाओं को रोजगार दिया इस एक महीने में, एक साल में, जबकि एक साल अभी पूरा भी नहीं हुआ। अभी हम 10 महीने हो चुके हैं, लगभग 9-10 महीने। तो 9-10 महीने में अगर आप 20,000 महिलाओं को रोजगार दे चुके हो तो बड़ी खबर है। लेकिन अगर आप 70% लोगों को आयुष्मान से जोड़ा तो पिछले 4-5 साल से जो आपकी अटल आयुष्मान योजना चली है उसमें केवल 30% ही लोग जुड़े हुए थे। ये पता नहीं आंकड़े कहाँ से मजहर भाई लेकर आए हैं। तो इन मुद्दों पर जब एक बार हमारे एक बात बताइए, अगर आप करते हो, आंकड़े जो है वो जनता के बीच में जाकर के अगर आप जन सरोकार की बात करते हो तो सिर्फ इतना बताइए कि जो सुझाव मिलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आप आंकड़े गिनवा रहे हैं, कोई आपके पास ऐसा कोई मुद्दा है जो पिछले बजट में आया तो उसके नाम में जो है सरकार ने उस पर काम नहीं किया हो? आज पूरे उत्तराखंड में 60 ट्यूबवेल एक वर्ष में लगे हैं। 60 ट्यूबवेल पूरे उत्तराखंड में। जल मिशन के तहत एक बड़ा बजट जो है पूरे उत्तराखंड को दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों को दरअसल और शहरी क्षेत्रों को अब तक योजना के तहत 200 करोड़ रुपया जो है नवाब साहब आपकी तरफ से बताया जा रहा है जिन जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। दरअसल हमारी कोशिश भी आज की चर्चा में यही है कि हम ये समझें कि उत्तराखंड की जरूरतों के हिसाब से मुंह से कहने से कि साहब सरकार ने पूरा नहीं किया। नवाब साहब अगर मुद्दा है कांग्रेस, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। नवाब साहब आगे मैं फिर आपसे सवाल करूंगा, तब आप आगे अपनी बात कहिएगा। हम दरअसल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और उसकी जरूरतों के हिसाब से किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या सरकार की कोशिशें हैं, कैसी पहल है। साधना जी, एक बहुत गंभीर समस्या जो उत्तराखंड की है वो पहाड़ी इलाकों से पलायन की है।
बहुत प्रयास किए गए, धामी सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। पलायन प्रकोष्ठ का गठन हुआ, स्वरोजगार ऐसे क्षेत्रों में जहां से लोग पलायन कर रहे हैं वहां पर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, वहां कनेक्टिविटी बेहतर की जाए। ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, कृषि को और बेहतर लाभकारी बनाया जाए। इन कोशिशों को, इन प्रयासों को आप किस तरह से देखती हैं और सुझाव क्या देती हैं? देखिए, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं धामी जी, और उन्होंने इतना इन्वेस्टर समिट किया, इतना ज्यादा, इतने करोड़ का यहाँ पे रोजगार आया, तो इससे के ऊपर भी तो विकास होगा। पहले नीचे करने दीजिए, अगर नीचे होता है तो फिर ऊपर भी होगा। हाँ, ये जरूर है कि ऊपर के पहाड़ में राज्य ने कम विकास किया है हमेशा ही, क्योंकि पलायन इसीलिए हो जाता है। हमारी जो सीमाएं हैं वो सारी हमेशा खतरे के उसमें जद में रहती हैं। तो ये जरूरी तो है कि पहाड़ पे लगे, जो भी रोजगार लगे वो पहाड़ पे लगे। लेकिन अब देखिए कितना करते हैं वो, उनका उम्मीद तो यही है कि पहाड़ों का विकास हो, जो महिलाओं को स्वयं रोजगार जो है स्वयं सहायता समूह वाला, वो महिलाओं को दिला रहे हैं, वो ऊपर की महिलाओं को ही तो दिला रहे हैं। तो कोशिश तो उनकी पूरी है, और पहाड़ का विकास होगा तभी इस राज्य का विकास होगा। इसलिए आवश्यकता तो यही है कि जो भी काम करें पहाड़ में ही करा जाए। जो यहाँ पे तो उधम सिंह नगर हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ पे तो हमेशा ही विकास होता रहा। जो भी फैक्ट्री लगी हुई है, हरिद्वार सिटकुल में लग गई, जो उधम सिंह नगर लग गई, यहाँ देहरादून में लग गई। लेकिन पहाड़ में लगना बहुत जरूरी है, तभी रोजगार भी मिलेगा और जो पलायन भी रुकेगा। नवाब साहब, यही है। नवाब साहब, अब तो मतलब अब तो सरकारों की कोशिशें जो हैं वो पलायन रोकने से आगे बढ़कर के बल्कि रिवर्स पलायन तक आ गई हैं कि लोगों को जो वहां से जा चुके हैं उनको वापस लेकर के आया जाए। कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है, स्वरोजगार की योजनाएं भी सरकार लेकर के आ रही है। आप दरअसल तफसील से थोड़ा समझाइए कि इस बजट में, जो आने वाला बजट है, इसको लेकर के मतलब पलायन के विषय में क्या सोच है सरकार की, इसको कैसे रोका जाए और अभी तक के जो प्रयास हैं वो कहां पहुंचे? क्षेत्रों में हमारा प्रयास है कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हम छोटे छोटे उद्योगों के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं। जैसे आपके उधम सिंह नगर में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे हमारे महिलाएं कर रही हैं या पुरुष कर रहे हैं, छोटे उद्योग लगा रहे हैं किसी भी चीज के। जैसे मसाला उद्योग है, तेल के लिए है, सरसों का तेल अच्छा वहां मिल सके, अच्छे उसके कोलू छोटे वो प्रोजेक्ट लग सके, या खाने पीने की चीजों का वहां अच्छा बंदोबस्त हो, छोटे छोटे उद्योग लगे। अभी एक आपने देखा होगा, अपने बागेश्वर और ये तुम्हारे छोटे उद्योग लगाने के लिए सिटकुल, मिनी सिटकुल के नाम से जो है सरकार उस पर एक कार्यक्रम चलाने वाली है। जल्दी वो प्रोग्राम बनने वाला है, उस पर काम कर रही है कि वहां के व्यक्ति को वही रोजगार मिले, वो रोजगार से जुड़े। महिलाएं जो हमारी जंगल जाती थी, घास लाती थी, उनका क्या प्रयोग हो सकता है, उन्हें रोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है महिला समूह के रूप में। और हमने जिस तरीके से काम करने का प्रयास किया है, ये पहली सरकार है धामी जी की सरकार जिसने हर व्यक्ति के हाथ में काम देने का वादा किया है। 4 सालों में हम हर व्यक्ति को काम उसके हाथ में देंगे। खाली बेरोजगार व्यक्ति को 1,000 रुपए महीना देने से काम नहीं चलेगा। उसको कम से कम 10 से 15 हजार रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना उसकी योग्यता के आधार पर वो काम करे, योग्यता के आधार पर वो अपना कमाए, उसको रोजगार मिले। पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास होंगे सरकार की तरफ से, ये नवाब साहब ने समझाया। दरअसल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। नवाब साहब, बताया ये जा रहा है कि इस बजट में मातृशक्ति को भी मजबूत करने की कोशिशें धामी सरकार की तरफ से होंगी। महिलाओं को क्या कुछ उम्मीद होनी चाहिए इस बजट से, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल इस बार जो बजट आने वाला है 24-25 का, उसमें महिलाओं पर भी फोकस करने की खास कोशिश सरकार की तरफ से होगी। साधना शर्मा जी, हमने देखा जो अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, बम्पर जीत 3 राज्यों में उत्तर भारत के बीजेपी को मिली। उसमें आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, अब चूंकि चुनावी साल है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या महिलाओं को बड़ी बड़ी सौगातें मिल सकती हैं इस आने वाले बजट में? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि 70 सालों में हमें किसी ने नहीं सोचा हमारे बारे में। महिलाओं के बारे में अगर सोचा है तो मोदी जी ने सोचा है। मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को लिए कार्य किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, उन्होंने प्रोत्साहन किया है। चाहे उसमें उन्होंने मार्च हो, 26 जनवरी की परेड हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। और महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह हो, या यहाँ देहरादून में भी बहुत सारी चीजों का उन्होंने विकास किया है महिलाओं के लिए। जो भी इन्वेस्टर समिट में महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार थे। तो पूरी उम्मीद है कि जो है महिलाओं के लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, और हमेशा हुआ भी है। हम तो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मोदी जी के राज में हम गर्व से रह रहे हैं, हम सीना तान के रह सकते हैं। और मैं ही नहीं, छोटी से छोटी महिला जो काम करती है घर में, वो भी कहती है कि मुझे मोदी जी का सहयोग है मेरे साथ, कि वो काम करती है कि वो मोदी जी ने हमें बढ़ाया है, मोदी जी ने ये किया है। तो ये आवश्यकता तो यही है कि महिला को प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना ही एक बहुत बड़ी बात है। और फिर स्वयं सहायता समूह को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, यहाँ देहरादून में हो या पूरे देश में हो, जब भी तो इतनी बम्पर जीत मिली है उनको। नहीं तो कहाँ इसमें कांग्रेस आ जाती आगे या कोई और आ जाता। लेकिन इसी वजह से बम्पर जीत मिली है, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं के विकास में बात करी है और महिलाओं को आगे बढ़ाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है अभी भी महिलाएं उनका योगदान देने के लिए हमेशा तैयार होंगी, 24-25 में हो या आगे भी हो। अभी मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है। जैदी साहब जी, जैदी साहब, महिलाओं के लिए तो आप लोग भी मतलब ये तमाम तरीके की बातें करते हैं कि भाई महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको हर एक सरकार अपने फोकस में हर एक सरकार को रखना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी राज्य की हो। आप भी जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर महिलाओं पर फोकस करते हैं। अगर बजट में महिलाओं के ऊपर केंद्रित योजनाएं आएँ, उनका लाभ महिलाओं को मिले, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। देखिए वाजपेयी जी, तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि जो हमारे साथ महिला पत्रकार बैठी, हमारी बड़ी बहन, वो भाजपा की प्रवक्ता है या महिला पत्रकार है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जिस तरह से बात कर रही है। जैदी साहब, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियों से आप लोग बचा करिए, मेरी अपील है आपसे। चर्चा डिरेल हो जाती है। दिखाया जा रहा है। मैं भाई अभी अपनी बड़ी बहन वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो इस तरह से दिखा रही थी कि जैसे 2014 से पहले महिलाओं की कोई बातें नहीं होती थी, जैसे 2014 से पहले महिला सशक्तिकरण के लिए कोई बातें नहीं होती थी। जैदी साहब, सबको अपनी राय रखने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र है, सबकी अपनी राय होनी चाहिए। समय में ही शुरू की गई थी उत्तराखंड में। सितंबर 2013 में महिला सशक्तिकरण योजना शुरू हुई थी उत्तराखंड के अंदर, जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, जो आजकल भाजपा में है। उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मैं आपको बता दूं, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए सबसे ज्यादा काम हरीश रावत जी की सरकार में ही किया गया है। और अगर हमारी बड़ी बहन जो हमारी वरिष्ठ पत्रकार बैठी, उन्हें याद होगा तो बता देगी। तो महिला स्वयं सहायता समूह के लिए सबसे पहली योजना कांग्रेस लेकर आई। स्वयं सहायता समूह के जो योजना शुरू हुई उसे कांग्रेस ने शुरू किया। अब भाजपा की सरकार है पिछले 7 साल से 6.5 साल से, तो अब भाजपा की सरकार के अंदर योजना तो आगे बढ़ेगी ना। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई काम करता है महिला स्वयं सहायता समूह के लिए, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और ये बड़ा अच्छी बात है कि आप महिलाओं के बारे में चिंता कर रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि हमारी जो महिला जैदी साहब, सुझाव तो सभी से मांगे गए हैं, उसमें आप लोग भी, उत्तराखंड की जनता में तो आप लोग भी शामिल हैं। क्या सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को कि महिलाओं के लिए कहां पर फोकस और हो? आपका सवाल मुझसे है जी जैदी साहब। वाजपेयी जी, देखिए, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए अगर वाकई में आप महिलाओं के बारे में चिंता है, तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि अंकिता भंडारी जैसे मामले ना हो, तब भाजपा चुप्पी साध जाती है। हमारी
बड़ी बहन वरिष्ठ पत्रकार बैठी, उन्होंने जरूर आवाज उठाई होगी। तो अभी मैं सुन रहा था 2 दिन पहले की वो साक्ष्य भी आए हैं, उसमें रेणु बिष्ट वो बुलडोजर वाला मामला भी था। तो ये जो दिखाती है भाजपा की हम महिला के लिए इतना कुछ करते हैं प्रदेश में, तो दिखाने के हाथी के दांत दिखाने के दूसरे होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो इससे पहले तो पारदर्शिता के साथ काम करे। चलिए नवाब साहब से जवाब बड़ी बात होगी। हमारे पास समय की कमी। नवाब साहब, महतारी वंदन योजना, लाडली बहना योजना, जिस तरीके से आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बम्पर जीत दिलवाई गई इन योजनाओं के माध्यम से, उत्तराखंड की महिलाओं ने भी बहुत आस लगा रखी है आपसे। मैं आपको बताऊं, आज जो भारत की आजादी के बाद पहली बार महिलाओं को उनका हक मिला है मोदी जी के नेतृत्व में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की ख्याल किया है, बिल लाए, महिला आरक्षण बिल लाए, और उस बिल को विधानसभा और राज्यसभा में फुल बहुमत से पास कराया। ये हिम्मत की बात है। और महिलाओं के लिए अगर सोचा है आजादी के बाद, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है, और महिलाओं को उन पर विश्वास है। और महिलाओं का उनका विश्वास इन 3 राज्यों के चुनाव पर महिलाओं द्वारा जिस तरीके से बम्पर वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी को मजबूत करने में काम किया है, ये उनका विश्वास है महिलाओं का, देश की महिलाओं का। और महिलाओं का सम्मान अगर किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है, क्योंकि वो महिलाओं का दर्द जानते थे। और हमारी जो सरकारें हैं, जो डबल इंजन की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, वो महिलाओं के लिए सोच रही है। आज 20,000 महिलाओं को हरीश रावत जी ने रोजगार नहीं दिया था, पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार दिया है। हर महिला की चिंता की है, हर महिला को जो लक्ष्मी किट बांटी है घर घर में, 20,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। हमारी महिलाओं के लिए जो हम इस डेटा का सोर्स हमें भी बता दीजिए कि 1 साल में आपने 20,000 महिलाओं को रोजगार दिया है जी। तो बहुत बढ़िया चल रही है। महिलाओं को 1 वर्ष में आपने आप देखिए सागर के उत्तराखंड समाज कल्याण की योजनाओं को और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को और समाज कल्याण से आप मंगा के देखिए ना कि कितना। जैदी साहब, अगर बीजेपी राज्य दर राज्य, जैदी साहब, अगर महिलाओं का इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, राज्य सरकारों में भी मिल रहा है, केंद्र के स्तर पे भी मिल रहा है, तो इसका मतलब सरकार महिलाओं के लिए कुछ कर रही होगी, तभी तो महिलाएं उसके पीछे खड़ी है। महालक्ष्मी योजना एक थोड़ी है, बहुत सारी। जैदी साहब, हमारे पास समय की कमी है, संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करिएगा। जैदी साहब, संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करिए। देखिए, उत्तराखंड में 17.5 बेरोजगारी है। हम हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से कहीं आगे हैं अपनी बेरोजगारी के अंदर। और ये शहर के अंदर है, और गाँव के अंदर 14% बेरोजगारी है। ये आप गूगल कर लेना। जी की सरकार चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। आज चलिए, बाबा समय की कमी, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार जनता से सुझाव मांग रही है। सरकार की कोशिश है कि ये बजट जनता का बजट हो। हमने भी सरकार तक को सुझाव पहुंचाने की कोशिश करी। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो आगामी बजट है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।